क्योंकि झूठे वायदे किए थे अरविंद केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी ने, और कहा था हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। आज उनकी 14 महीने में पोल खुल चुकी। महिलाएं से हम पूछते कि आपको बहन जी पैसा आ गया खाते में, वो कहते हैं हमारे तो 14 महीने निकल गए, अब तो 14,000 रुपये इकट्ठा होना था, 14 रुपये भी नहीं आए। मूसेवाला का मर्डर हो, खिलाड़ी का मर्डर हो या फिर व्यापारी का मर्डर हो, ये सब वसूली के लिए किया गया। एक वसूली जो गैंगस्टर कर रहे हैं, दूसरी वसूली जो आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। देखिए, पंजाब के ऊपर पहले ही बहुत कर्जा है और भगवंत मान जी की सरकार में नया उद्योग तो आ नहीं रहा, रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा और ये पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। इसलिए जब इन्होंने बड़े बड़े वायदे कर लिए तो आज इनसे पूरे नहीं। नमस्कार। जालंधर लोकसभा सीट पर 10 मई को उपचुनाव होना है। कहने को तो ये महज एक उपचुनाव है, पर यह उपचुनाव अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और जालंधर में होने वाले इस उपचुनाव को पंजाब के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए तमाम पार्टियां पूरी कोशिश में जुटी हुई हैं ताकि जाना जा सके कि पंजाब के लोगों के दिलों में आखिर है क्या। इस वक्त जालंधर उपचुनाव को लेकर तमाम स्टार लीडर्स और स्टार प्रचारकों के लिए जालंधर एक गढ़ बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। इसके साथ साथ उनके पास खेल और युवा मामलों का मंत्रालय भी है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपका आभार। अनुराग जी, सबसे पहला सवाल जालंधर उपचुनाव को लेकर। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जो सीट है, जिस सीट पर ये उपचुनाव हो रहा है, वो कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती है। तो इस सब के बीच बीजेपी को आप कितना स्ट्रांग मानते हैं इस सीट पर? देखिए, लोग एक विकल्प की ओर देख रहे हैं। कांग्रेस जिनको टिकट दी है, उनके पति 9 साल तक यहाँ सांसद थे, उनके बेटे विधायक हैं, अब उनको टिकट दी है। तो कांग्रेस ही ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 9 साल तक तो लोकसभा में जाके कुछ नहीं बोले और एक ही परिवार को सब कुछ देने का काम किया है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हमारी ओर हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, कम से कम मोदी जी तो मजबूत होंगे तो देश तो आगे बढ़ेगा। और दूसरा, कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार 5 साल सरकार यहां पे रहा, उससे लोग दुखी थे, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। क्योंकि झूठे वायदे किए थे अरविंद केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी ने, और कहा था हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। आज उनकी 14 महीने में पोल खुल चुकी है। महिलाएं से हम पूछते हैं कि आपको बहन जी पैसा आ गया खाते में, वो कहते हैं हमारे तो 14 महीने निकल गए, अब तो 14,000 रुपये इकट्ठा होना था, 14 रुपये भी नहीं आए। तो सवाल वहां पे खड़ा होता है। साथ में जो माहौल पंजाब का खराब हुआ है, जो यहाँ डर पैदा हुआ है गैंगस्टर्स का या आतंकवाद का, इसको लेके लोगों ने कई प्रश्न खड़े करने शुरू किए सरकार की सोच पर, सरकार के कामकाज पे, और कानून व्यवस्था चरमरा गई। मूसेवाला का मर्डर हो, खिलाड़ी का मर्डर हो या फिर व्यापारी का मर्डर हो, ये सब वसूली के लिए किया गया। एक वसूली जो गैंगस्टर कर रहे हैं, दूसरी वसूली जो आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। इनका स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के चलते गया, इनका फूड सिविल सप्लाईज मंत्री भ्रष्टाचार के चलते गया, इनका तीसरा मंत्री जिसके फट्टे चक वीडियो आजकल सबको दिख रहे हैं, वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरह के हरकतों में इनके लोग शामिल हैं। उसके बावजूद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इनके 2 विधायक और भ्रष्टाचार में पकड़े गए, तो 5 तो आपके विधायक और मंत्री चले गए 1 साल के अंदर, यानी कि 5 साल पूरे होते होते आम आदमी पार्टी में बचेगा कोई नहीं। अनुराग जी, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों की बात की, भ्रष्टाचार की आपने बात की। इस वक्त बीजेपी के एक मंत्री पर भी इसी तरह के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली में पहलवानों का जो धरना चल रहा है और बीती रात को जो कुछ भी हुआ, उसने पूरे देश की निगाहें उस पर टिका दी हैं। तो कब तक ये मामला सुलझेगा, क्योंकि खेल मंत्री भी हैं आप? देखिए, 2 बातें मांग क्या थी खिलाड़ियों की। उनका था निष्पक्ष जांच हो, एसोसिएशन के चुनाव हो। तीसरा, सिलेक्शन की जो नई पॉलिसी बनी है वो पुरानी पॉलिसी ही चाहते थे, और एसोसिएशन की डे टू डे वर्किंग जो है उस सब में
निष्पक्षता या उसमें और पारदर्शिता आए। हमने सारे कदम उठाए, कमेटी ने जांच भी की, 14 मीटिंग्स की, किसी भी खिलाड़ी को अपनी बात रखने का हर संभव अवसर दिया और आयोग को बोल के एक अडहॉक कमेटी का गठन करवा दिया। अब वही सिलेक्शन कराएगी, वही रेसलिंग फेडरेशन को चलाएगी और चुनाव कराने के लिए भी वही करेंगे और एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उस चुनाव को किया जाएगा। जहां तक उनके सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस हैं, उसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर ऑलरेडी दर्ज कर ली है, जांच चल रही है, तो फिर अब धरना क्यों? क्योंकि कल रात जो कुछ भी हुआ है उसके बाद जो खिलाड़ी हैं वो ये तक कह रहे हैं कि वो मेडल वापस कर देंगे। देखिए, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। जब पहले जांच चाहते थे, जांच हो गई, फिर एफआईआर चाहते थे, एफआईआर हो गई, अब सिलेक्शन का लग जाए वो हो गया, ट्रायल चाहते थे वो हो गए, चुनाव चाहते थे वो हो गया। अब आपका गोल पोस्ट आगे के आगे बढ़ रहा है, अब आप चाहते हो गिरफ्तार कर लो। एक प्रक्रिया है। मान लीजिए आप ही किसी के ऊपर आरोप लगाती हैं तो वो व्यक्ति को भी अपना पक्ष रखने का, आपको अपना बात रखने का अधिकार है और कानून उसी हिसाब से चलता है। एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस जांच कर रही है, आरोपी अपना सबूत देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी मैं बात करूं, कल रात को क्या हुआ आपको जानकारी है? 144 धारा लगी हुई है और वहां पर कोई आप स्थायी काम तो कर नहीं सकते, बिस्तर लगाने से लेकर अनुमति नहीं है। और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वो काम किया, जानबूझ के उस दिशा में बढ़ाने का। सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती। तो क्या अब ये राजनीतिक मंच बनता जा रहा है? पप्पू यादव से लेके सोमनाथ भारती से लेके अरविंद केजरीवाल जी से लेके बाकी सब वो लोग जिनके ऊपर अपने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। प्रियंका जी के साथ जो आए उनके ऊपर इन्हीं की पार्टी की एक महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगा रखे हैं। जो इनके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उसके ऊपर कांग्रेस की नेता ने आरोप लगाए हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं की, इन्होंने लड़कियों को सस्पेंड कर दिया, लड़कों के खिलाफ कुछ नहीं की और वहां न्याय मांगने जाती है। तो ये अपने आप में देश देख रहा है कि सवाल खड़ा होता है। हम लोग तो खिलाड़ियों के साथ है, खेल के साथ है। मोदी सरकार ने बजट बढ़ाया है, खेल का भी, खिलाड़ियों को सम्मान दिया, मेडल भी ज्यादा आए और एक एक खिलाड़ी के ऊपर मैं चाहूंगा कभी हम आपको जानकारी देंगे कि हम कितना खर्चा करते हैं। उनका रहने का, खाने का, ट्रेनिंग का, देश का, विदेश का सारा खर्चा मोदी सरकार वहन करती है और 6 लाख रुपए जेब खर्च भी देती है साल का। 6 लाख रुपए, 50,000 रुपए महीना। फिर जो डेवलपमेंट एथलीट है उनका भी पूरा खर्चा देश विदेश का हम लोग सहते हैं, ट्रेनिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग का। और 3 लाख रुपए जेब खर्च, यानी कि 25,000 रुपए महीना जेब खर्च। 3,000 खिलाड़ी खेलो इंडिया अकेडमीज में, जिनको 5 लाख रुपए उनका बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग के लिए देते हैं और 1,20,000 रुपए जेब खर्च अलग से देते हैं। फिर 1,000 पूर्व खिलाड़ियों को हमने क्या दिया है? हमने 1,20,000 खिलाड़ियों को 1,000 खेलो इंडिया सेंटर्स खोलने का काम किया है, जहां पूर्व खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी, यानी कि उनका अपना वो सेंटर चलेगा, सरकार उनको 5 लाख रुपया देगी। ऐसे हमने 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 60 के लगभग साइट ट्रेनिंग सेंटर्स वो अलग से खोले हैं। 450 कोचेज मैंने पिछले 1 साल में भर्ती किए। तो कम से कम मुझे तो किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मोदी जी की सरकार ने जो किया है खेल खिलाड़ियों के लिए, तभी हम थॉमस कप जीत पाए जो 73 साल मैंने जीता था। तभी भारत की महिला खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड मेडल जीते बॉक्सिंग में। हमने कॉमनवेल्थ गेम में आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते, 22 गोल्ड, 61 मेडल जीते। ओलंपिक में हमने 7 मेडल जीते, पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीते और डेफोलंपिक्स में 20 मेडल जीते। ये तब हुआ जब हमने सुविधाएं दी हैं। कहने का मतलब इस पूरे मामले पर सियासत की जा रही है। आप उसको कुछ भी लीजिए, मैं तो ये कहता हूं खेल खिलाड़ियों को हमने सदा केंद्र बिंदु में रखा है और निष्पक्ष जांच हो उसके हम उसके लिए हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जांच चल रही है। जांच तक अगर हर किसी के केस में वो होता है तो किसी एक केस में अलग कैसे होगा? चलिए पंजाब पर वापस आते हैं। अनुराग जी, पंजाब में फ्रीबीज की आपने बात की थी कि आम आदमी पार्टी ने कुछ वायदे किए थे कि 1,000 रुपए औरतों के अकाउंट में जमा करवाए जाएंगे। ये फ्रीबीज की राजनीति को, सियासत को आप कितना सही समझते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कर्नाटक में चुनाव होने हैं, बीजेपी ने भी कुछ घोषणाएं की हैं, जलंधर में आप रहे हैं, खास आपका रिश्ता रहा है, तो पंजाब क्या कभी इस मुफ्त की सियासत से निकल पाएगा? देखिए, पंजाब के ऊपर पहले ही बहुत कर्जा है और भगवंत मान जी की सरकार में नया उद्योग तो आ नहीं रहा, रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा और ये पूरी तरह से निर्भर रहते हैं
इसलिए जब इन्होंने बड़े बड़े वायदे कर लिए थे तो आज इनसे पूरे नहीं हो पा रहे, ना महिलाओं के खाते में पैसा डाल रहे। ऊपर से मान लीजिए ये फैक्ट्री है तो यहाँ पे पूछिए बिल कितना बढ़ गया, बिजली का जो रेट था आज उससे बढ़ गया है जी। तो उद्योग यहाँ आएंगे क्यों, बाहर की ओर जाएंगे। उद्योगपति को तो अपना देखना है कि उसका खर्चा कम कहाँ पर। ये अपने आप में बड़ी चुनौती है और पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है उसके कारण भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। विश्वास लोगों का सरकार के ऊपर नहीं रहा। अनुराग जी, अगला सवाल मेरा है, भगवंत मान जी ने कुछ वक्त पहले ही एक ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार ने जो आरडीएफ है उसको घटाकर 0% कर दिया है। उसे भगवंत मान जी ने इसे बीजेपी की किसान विरोधी और पंजाब विरोधी नीति बनाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोगों को केवल राजनीति करनी है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने में कुछ लोग नाकामयाब रहते हैं। और आप देखिए कोविड-19 पैंडेमिक का समय भी जब यहाँ पे इतनी मदद की गई, वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर से लेकर पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, तब भी यहाँ पर बंद कमरों में वो कॉन्सेंट्रेटर से लेकर आपके वेंटिलेटर पड़े हुए थे और आरोप लगाते थे हमारे पास सुविधा नहीं है, और वो मिट्टी खा रहे थे। ये अपने आप में दिखाता है कि जब वैक्सीन दी तो कूड़ेदान में फेंक दी और कहा कि वैक्सीन। ये कई सवाल विपक्षी दलों के ऊपर खड़े होते हैं जो केवल आरोप लगाने की राजनीति करते हैं। हमने तो केंद्र से पूरे प्रयास करके आज जीएसटी कलेक्शन बढ़ाई। कभी 1 लाख करोड़ भी नहीं होती थी, पिछले 18 महीनों में देखिए ये 1 लाख करोड़ से बढ़ती बढ़ती 1,87,000 करोड़ पे पहुंच गई। इसका मतलब देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। टैक्स कलेक्शन से राज्यों को लाभ मिलेगा। ये इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और डायरेक्ट कलेक्शन भी, इनकम टैक्स है वो भी लगातार बढ़ा है। अनुराग जी, आखिरी सवाल, हेट स्पीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फिर से हो रही है। कर्नाटका में जिस तरह से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वो सिर्फ हेट स्पीच का इस्तेमाल कर रही है? देखिए, कांग्रेस की मानसिकता खुलकर नजर आती है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो वोट बैंक के लिए हिंदुओं को किसी भी हद तक अपमानित करना चाहते हैं। वोट बैंक के लिए सोनिया गांधी जी बाटला हाउस कांड के जो आतंकवादी थे उनके घरों में जाकर रोई फूट फूट कर, ये मैं नहीं कहता, सलमान खुर्शीद जी ने कहा और बार बार कहा कि सोनिया जी वहां रोई। वो इंस्पेक्टर एमएल शर्मा के घर नहीं गई जिसकी शहादत हुई, लेकिन वहां पे चली गई। दूसरा, कांग्रेस हिंदू आतंकवाद की बात करती है लेकिन पीएफआई की जो आतंकी है उनको छोड़ने का काम करती है। दूसरा, ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहकर पुकारते हैं। पहले भगवान राम को नहीं मानते, उनके अस्तित्व पर प्रशंसन खड़ा करते हैं, और अब बजरंगी यानी कि हनुमान जी पर भी कांग्रेस बैन की बात करती है। अपने आप में दिखता है कि कांग्रेस वोट पाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। ये कांग्रेस को वोट की चोट कर्नाटक की जनता देगी, क्योंकि जब गुजरात में सोनिया जी ने कहा था मौत का सौदागर मोदी जी को, मणिशंकर अय्यर ने कहा था चाय बेचने वाला और नीच तक कह दिया था, किसी ने बिच्छू कहा, किसी ने गली का कुत्ता है कुत्ते की मौत मरेगा ऐसा कहा, किसी ने कहा मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जहरीला सांप कहा, क्या क्या नहीं कहा। और जैसा जैसा कहा मोदी जी ने उनको अपने पक्ष में खड़ा किया और जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया। अनुराग जी, जलंधर क्या लगता है बीजेपी के खाते में जाएगी ये सीट? 100%, इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिल रहा है, लोग कहते थे गांव में क्या होगा, मैं गांव में गया, किसान कहते हैं कि दुनिया भर में खाद के दाम बढ़ गए, मोदी जी ने हमारे ऊपर बोझ नहीं पड़ने दिया। 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी केवल खाद यूरिया की पिछले साल दी है, और हमें लगता था एमएसपी नहीं मिलेगा। एमएसपी तो 2014 के मुकाबले 65% ज्यादा गेहूं का और धान का लगभग 70% ज्यादा दिया है। खरीद भी दुगनी करके दी है। तो किसान को तो आज तक किसी ने लागत प्लस 50% दिया नहीं, मोदी जी की सरकार ने लागू किया। और सिखों को यहां पे विशेष तौर पे लगता है कि करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया, हेमकुंड साहब में रोपवे लगा दिया, सिख जो अफगानिस्तान में फंसे थे उनको बचाकर लाए भी, 3 जहाज भेज के गुरु ग्रंथ साहब को भी लाए। प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का, गुरु तेग बहादुर जी का, दोनों का 550वां और 400वां धूमधाम से मनाया। साहबजादों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को मना रहे हैं। तो पूरी सिख कम्युनिटी को लगता है यार ये हमारे लिए देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं किया। और वाल्मीकि समाज को क्या लगता है, जो हमारे पूरे एससी वर्ग है उसको ये लगता है
कि जब सफाई कर्मचारी की बात आती थी तो हम तो मैला ढोते थे, गटर में भी घुसना पड़ता था, ये बाकी काम करने पड़ते थे। नरेंद्र मोदी जी ने आकर मैनुअल स्कैवेंजिंग मुक्त किया, यानी कि हाथों से मैला ढोना, गटर में घुसना बंद करा दिया, मशीनों का उपयोग कराने के आपको सैकड़ों करोड़ रुपए दिए। दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने अपमानित किया, प्रताड़ित किया और राजनीति से एक तरह से बाहर धकेला। मोदी जी ने आकर अंबेडकर जी की जयंती पर, उनके जन्मदिन पर छुट्टी कर दी 14 अप्रैल की। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना शुरू कर दिया अंबेडकर जी की। 5 तीर्थ बना दिए, नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और इंग्लैंड, जहां पे इनका जन्म, शिक्षा, दीक्षा, बलिदान सब कुछ हुआ, मोक्ष प्राप्त। तो ये पांचों को लेके वहां पे 5 तीर्थ बनाए। इनके नाम पे स्कॉलरशिप योजना 7,000 करोड़ की चलती है। तो हमने यूपीआई भीम, आज जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर देखिए तो वो भी कहीं बना है तो मोदी सरकार ने दिया है। जय भीम जब हम कहते हैं तो भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं। तो आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूपीआई भीम है, तो वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का कहना है कि जालंधर लोकसभा की जो सीट है वो निश्चित तौर पर बीजेपी के खाते में जाएगी। खैर, वो दिन दूर नहीं है, 13 मई का दिन है जब नतीजे आएंगे और साफ हो जाएगा कि आखिर किसके हक में जालंधर के लोगों ने फैसला सुनाया है। आप देखते रहिए उत्तम हिंदू टीवी।